चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। अभी तक हमारी जो ओरिजिनल 38 रेमेडी हैं वो सभी हमने कम्प्लीटली पढ़ लिया है। प्लांट वाइज स्टडी हमने सबका किया है और सबके कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने देख लिए हैं, कौन सी रेमेडी कहाँ पे काम करती है। चार्ट की बात मैंने कल करी थी, वो मैं शेयर करूंगा ग्रुप में आपके साथ, अभी क्लास के बाद शेयर कर दूंगा आज। फिलहाल एक छोटा सा इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर मुझे डिस्कशन करना है थोड़ी देर का। उसमें ये हम देखेंगे कि कौन सी इलेक्ट्रिसिटी को हम कब यूज कर सकते हैं, थोड़ा समरी है, और किसको किसके साथ यूज किया जा सकता है, या किसके साथ यूज हम कर सकते हैं या कर लेना चाहिए, किसको अलग से ही यूज करना चाहिए। वो चीजें एक छोटे से डिस्कशन में मैं अभी क्लियर करूंगा आपके सामने। जैसे रेड इलेक्ट्रिसिटी और वाई इलेक्ट्रिसिटी, इनको आप अल्टरनेट करके यूज कर सकते हैं। ये एक दूसरे को अल्टरनेट करके सपोर्ट करती हैं, और इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी दोनों तरीके से आप इनको अल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं। जैसे एक कॉम्बिनेशन में आप रेड इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर सकते हैं, सपोज वो खाना खाने के बाद रहा, और दूसरे कॉम्बिनेशन में आप येलो इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर सकते हैं, वो कॉम्बिनेशन खाना खाने के बाद रहा। इस टाइप से आप दोनों को अल्टरनेट करके यूज कर सकते हैं। इनको एक साथ आपको यूज नहीं करना है, कभी भी यूज नहीं करना है, ठीक है। दो लोग लेकिन अल्टरनेट करके यूज किए जा सकते हैं। जैसे जब आरी जो है वो स्टिमुलेंट की तरह काम करता है, चीजों को एनहेंस करने का काम करता है, एज ए पेन किलर, जॉइंट में होने वाली प्रॉब्लम, मसल्स में होने वाली प्रॉब्लम, ठीक है, और बहुत ज्यादा नींद आने वाली कंडीशन हो गई, या किसी ब्लड में डिफॉर्मिटी हो गई, ब्लड में जो है डेफिशिएंसी हो गई किसी चीज की, वहां पे आप यूज कर सकते हो, या किसी भी रेमेडी में आप एज ए स्टिमुलेंट इसको यूज कर सकते हो। वाई इलेक्ट्रिसिटी जो है ये जितने भी फंक्शन बड़े हुए होते हैं, जो हाइपर फंक्शन होते हैं, उनको रिलैक्स करने का काम करती है, ठीक है। जितने भी ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर होते हैं या बल्ब नुमा स्ट्रक्चर होते हैं, उन सबको रिलैक्स करने का काम करती है, इंटरनली एक्सटर्नली दोनों को देने से। एब्डोमिनल पेन में, ठीक है, स्पाज्मोडिक पेन में काम करती है, और नर्वस सिस्टम को भी कूल और काम करने का काम करती है, इसलिए हाई बीपी में भी इसको यूज किया जा सकता है अच्छे से। ये आर ई और वाई के साथ में मैंने कंपैरिजन कर दिया। साथ में जो डब्ल्यू इलेक्ट्रिसिटी है, वाइट इलेक्ट्रिसिटी, वो न्यूट्रल है, नर्वस सिस्टम पे काम करती है, ब्रेन पे काम करती है, स्पाइनल कोड पे काम करती है, एज ए मल्टीविटामिन के तरीके से हम एक एनहेंसर के तरीके से यूज कर सकते हैं उसको। और मेंटल डिसऑर्डर सही करती है, पेन किलर बहुत अच्छी है वाइट इलेक्ट्रिसिटी। इसके साथ साथ आप उसको एनीमिया वगैरह में भी यूज कर सकते हैं, वहां भी वो अच्छा रिजल्ट निकाल के देती है, और इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। और डब्ल्यू को आप आर के साथ भी यूज कर सकते हैं, वाई के साथ भी यूज कर सकते हैं। डब्ल्यू इलेक्ट्रिसिटी किसी के साथ भी यूज किया जा सकता है, लेकिन अगर मैं आर और वाई की बात करूं तो ज्यादा सुटेबल रेड इलेक्ट्रिसिटी के साथ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूं अभी, आप लोग इनको नोट डाउन करते रहे, नहीं तो बाद में जब वीडियो आप दोबारा रिपीट सुनेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आर के साथ जब आपको दो दो इलेक्ट्रिसिटी यूज करने की बात हो, आर ई वाई यूज कर रहे हैं और डब्ल्यू को किसके साथ ऐड करें, तो डब्ल्यू को आप हमेशा आर ई के साथ ऐड करके चलिए कहीं ना कहीं, क्योंकि वाई और डब्ल्यू दोनों की कुछ चीजें एक दूसरे से मैच करती है। दो लगभग एक जैसी इलेक्ट्रिसिटी यूज करना उतना अच्छा ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। अब ऐसा ही एक कंपैरिजन हम कर सकते हैं दूसरी, जैसे रेड इलेक्ट्रिसिटी को हमने स्टिमुलेंट माना, वाई इलेक्ट्रिसिटी को हमने हाइपर को फंक्शन को मैनेज करने के लिए माना, मतलब आर ई को पॉजिटिव और वाई को निगेटिव माना। वैसे ही बी जो है ब्लू इलेक्ट्रिसिटी को हम पॉजिटिव मान के चलते हैं, और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी को नेगेटिव मान के चलते हैं। या जो लोग पॉजिटिव नेगेटिव में विश्वास नहीं रखते हैं, ऐसे लोग भी हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बहुत सारी धारणाएं चलती हैं, लेकिन कुछ भी परसेप्शन बने हुए हों, किसी भी प्रिंसिपल पे आप लोग काम करते हैं, मेडिसिन की प्रॉपर्टी वही रहने वाली है, वो कभी चेंज नहीं होगी, ना फॉर्मुलेशन कभी चेंज होता है। आपने किसी भी मेथड से अपने मेडिसिन को प्रिपेयर किया, अलग अलग टाइप के डाइल्यूशन चल रहे हैं, बहुत सारे टाइप के, इतनी ml में इतनी ड्रॉप डालें, इतनी ml में इतनी ड्रॉप डालें। तो इस पे भी मैं एक लेक्चर रखने वाला हूँ जल्दी ही, कि कितने 30 ml में कितनी ड्रॉप डालने से क्या किस तरीके का चार्ट बनेगा, 100 ml में कितनी ड्रॉप डालने से कितने तरीके का चार्ट मिलेगा, क्या वो कैसे काम करेगा, क्या हम चीजों को क्योर कर सकते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर वो भी होने वाला है, अभी मैं प्रिपरेशन में ही हूँ उसकी, क्योंकि उसमें थोड़ा मैथमेटिकल
चीज़ें भी यूज़ होंगी, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी, और आप लोग देखेंगे आप कि किस तरीके से घुमाया जा रहा है, किस तरीके से जो है चीज़ों को भ्रमित करने की बात जो है वो चल रही है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, अभी मैं प्रिपरेशन में ही हूँ उसकी, जल्दी वो आप लोगों को मैं उसको बताऊंगा। तो ब्लू इलेक्ट्रिसिटी की जब हम बात करें तो ब्लू ब्लू इलेक्ट्रिसिटी जैसे हमने पढ़ा, ये हार्ट पे काम करती है, आर्टरीज पे काम करती है, वेन्स पे भी करती है, ब्लड पे काम करती है, कैपिलरीज पे काम करती है, ब्लीडिंग की अच्छी रेमेडी है। इसके अल्टरनेट में आप ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब ब्लीडिंग की कंडीशन होती है तो वहाँ इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन, डिफॉर्मिटी जैसी चीजें भी देखने को मिलती है। लेकिन बी के साथ आप वाई का यूज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर ब्लीडिंग का केस नहीं है और सिस्टाइटिस वगैरह का केस है, कहीं इन्फेक्शन का केस है, एलर्जी का केस है, और आपको ब्लू इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना जरूरी है, तो बी के साथ वाई को भी यूज किया जा सकता है। मतलब बी और वाई को भी वैसे ही अल्टरनेट करके यूज कर सकते हैं जैसे आर ई और वाई को। लेकिन यहाँ एक चीज और है, और ये प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बुक में लिखी चीज है। बुक में तो ये लिखा है कि आप इनको मिक्स मत करिए। बी और वाई को मैंने इकट्ठा भी यूज किया, और अभी भी मैंने आपको कल परसों भी बताया था, जो गैस्ट्राइटिस और हाइपर एसिडिटी वाले फॉर्मूले हमारे, उनमें वाई बी को हम इकट्ठा यूज कर लेते हैं और रिजल्ट भी मिलते हैं। ठीक है, तो वाई बी को आप इकट्ठा यूज कर सकते हैं, सिस्टाइटिस के केस में कर सकते हैं, और हेमाचूरिया के केस में आप यूज कर सकते हैं, और एसिडिटी बर्निंग के केस में आप यूज कर सकते हैं। तो इनको इकट्ठा भी यूज किया जा सकता है। प्रिंसिपली अगर नेगेटिव पॉजिटिव के सिद्धांत पे आप जाएंगे तो फिर नहीं कर सकते। अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव के प्रिंसिपल पे जाने वाली चीज आएंगी तो आप नहीं कर सकते। हालांकि पॉजिटिव नेगेटिव में भी बहुत सारी चीजें, अलग अलग बुक आप पढ़ेंगे तो अलग अलग चीजें निकाल के आएंगी। अगर उस तरीके से मैं बताने लग जाऊं तो आप फिर वापस कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत बहुत बड़े लेवल पे कंफ्यूज हो जाएंगे। कहीं इलेक्ट्रो शब्द का मतलब ओड फोर्स से बताया गया है। कहीं इलेक्ट्रो शब्द का मतलब बिजली की तरह काम करने वाले बताया गया कि प्लांट में बिजली होती है, इलेक्ट्रिसिटी होगी। कहीं इलेक्ट्रो शब्द का मतलब इलेक्ट्रोलाइट से बताया गया है। ठीक है, तो तीनों चीजें अलग अलग है। कहीं मेडिसिन में ओड फोर्स बताया गया है, कहीं मेडिसिन में एंजाइम्स बताए गए हैं, कहीं मेडिसिनल प्रॉपर्टी केमिकल बताए गए हैं। तो उन सारी चीजों में फंसने का मतलब हो जाएगा फिर वही गोल गोल घूमते रहना, गोल गोल घूमते रहना, और उसमें बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। पजल्ड हो जाएगा आदमी कि क्या समझे क्या ना समझे। बस सीधा सा प्रिंसिपल है, प्लांट को पढ़िए, जो प्लांट की प्रॉपर्टी है वही मेडिसिन की प्रॉपर्टी निकल के आएगी, और अपना रिजल्ट लेना शुरू करिए फॉर्मूले से। हाँ, पता होना हमें चाहिए सारी चीजें, किसी भी एक चीज को अच्छे से आपको आना चाहिए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, मैंने टेम्परामेंट भी आपको बताया, टेम्परामेंटल सिलेक्शन कैसे हम कर सकते हैं, अलग अलग टेम्परामेंट पे मैंने आपको सारे लेक्चर उसमें दिए ही हैं। उसके अलावा ये डाइल्यूशन वाला भी मैंने आपको बताया, जो हम यूज करेंगे, जो कर रहे हैं, जो करते रहेंगे। ठीक है, जिससे हमें रिजल्ट मिल रहा है। सीरियल डाइल्यूशन भी 19 से कैसे करेंगे, 147 से कैसे करेंगे, और 199 वाला भी उसके जैसा ही है, लगभग वही सारी चीजें। लेकिन जब ड्रॉप वाइज आता है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई इतनी ड्रॉप डालने से ये, इतनी ड्रॉप डालने से ये, लगभग लगभग वैसा बन जाता है। हालांकि वो बिल्कुल नहीं बनता है। अगर मैं D6 की बात करूं, जो सीरियल डाइल्यूशन से D6 बनेगा, वो 30 ml में 30 ड्रॉप डालने से एक्यूरेट नहीं है। मैंने कहा था उसके जैसा काम करेगा, उसके जैसा काम करता भी है, तो इसलिए हम यूज कर सकते हैं। लेकिन सीरियल डाइल्यूशन होना ज्यादा जरूरी है। और जैसा अभी आप बहुत सारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ग्रुप में आज आप देख भी रहे होंगे कि गवर्नमेंट ने जो है इंस्पेक्शन स्टार्ट किया है कॉलेजेस का, इंस्टीट्यूशंस का और क्लिनिक्स का भी। तो वहाँ पे अगर ऐसा है तो मैं भी आप लोग को बोलूंगा कि थोड़ा अरेंजमेंट अपना सही करके रखें। अगर आप कहीं मेन सिटी में हैं, ठीक है, और या आपके जिले में आपके जो बोर्ड हैं उनसे अच्छा आना जाना सारी चीजें हैं आपके पास है, तो और नहीं भी है तो भी आप अच्छे से क्लीन करके रखें, और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन ही रखें। उसके अलावा कोई और जो चीजें हैं तो आप उनको हटा दें, और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से ही सारे रिजल्ट जो है हमें मिल रहे हैं। उसके अलावा आपके पास D3 किट है। D3 किट आपके पास जो है होनी चाहिए। जो पेटेंट आपके पास है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के, वो अच्छे से अरेंज होने चाहिए, मैनेज होने चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आपके पास जो है सीरियल डाइल्यूशन जो बने होने चाहिए।
खासकर D4 ना भी हो तो चलेगा, क्योंकि D3 से डायरेक्ट हम D4 बना सकते हैं, लेकिन D5 D6 ये दो डाइल्यूशन आपके पास अलग से बने हुए चाहिए, चाहे 30 ml में बना के रख लें आप, या 100 ml में, जैसे भी आप चाहें। उससे थोड़ा सही रहता है कि भाई ये इनका प्रिंसिपल है, 19 पे ये लोग काम कर रहे हैं, और ये क्लिनिक में भी इनके झलकता है, क्योंकि आईडीसी में भी मैक्सिमम जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन्होंने 19 का डाइल्यूशन ही वहां पे रिप्रेजेंट किया है, D1 D2 D3 वाले फॉर्मुलेशन से, या फिर ज्यादा से ज्यादा 147 से फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये दो प्रिंसिपल ही वहां पे गए हैं। और इस तरीके से ही आपके पास जो है, वैसे 19 का ही ज्यादा सुना जा रहा है, तो ये आपके पास बने रखे होने चाहिए। ये कैसे बनते हैं, ठीक है, इसका आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक किसने चलाई, काउंट सीजर मैटी ने, कब वो हुए थे, कब स्टार्ट हुई, हमारा प्रिंसिपल क्या है ब्लड और लिम्फ वाला, वो आपको पता होना चाहिए। तो जो बेसिक प्रिंसिपल है, टेम्परामेंट क्या होते हैं, रेमेडी कैसे सिलेक्ट करेंगे आप, ठीक है, कोई डिजीज के बारे में, दो चार डिजीज के बारे में बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। अब मान लो कोई पूछे भाई क्या, तो आप उनको बताएं कि जी मैं जॉइंट पेन पे काम करता हूँ, मैं एलर्जिक राइनाइटिस में काम करता हूँ, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कैसे आप सिम्टम लेंगे, कैसे सेलेक्ट करेंगे, कैसे उनको मेडिसिन आप दे रहे हैं, मतलब जिसके पास टीम आएगी या कोई भी आएगा, वो ये सारी चीजें वहां पे पूछी जा सकती हैं। बहुत आराम से उनका सहयोग कीजिए, वो कोई किसी को सील करने या बंद करने के लिए नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो वो आएंगे तो वो अपनी कंडीशन गवर्नमेंट के सामने रखने के लिए आएंगे कि क्या स्थिति जो है इन लोगों की चल रही है। ठीक है, तो ये अच्छा सा क्लीननेस हो, कुछ पोस्टर वगैरह लगे हों, दो चार आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं उनका फोटोकॉपी या फिर फ्रेम करके आपने लगाया हुआ है, वो सब चीजें रहें। ठीक है, मैटी जी की फोटो रहे एक अच्छी सी साफ सुथरी लगी हुई वहां पे। ठीक है, एक दो आप जिसके पास बुक है वो कोई बुक रख सकता है, कोई प्रिंट आउट रख सकते हैं, तो ये सब चीजें मैनेज हों अच्छे से तो वो सही उसमें रहता है। खैर, मैं बी वाई की बात करा तो वाई और बी को हम एक साथ यूज कर सकते हैं वो सारे केसेस में। बाकी डब्ल्यू को बी के साथ भी यूज किया जा सकता है और वाई के साथ भी, ये मैंने आपको बताया। लेकिन बी और जी को आप अल्टरनेट कर सकते हैं, जबकि जी को हम एक्स्ट्रा ग्रोथ में, ट्यूमर में, सिस्ट में, कैंसर में, ठीक है, ग्लैंड्स की स्वेलिंग में, ग्लैंड्स का इन्फ्लामेशन में, स्किन की कंडीशन में हम वाई को यूज भी करते हैं, जी को यूज भी करते हैं। ठीक है, कंजेशन में यूज करते हैं, वेन्स की प्रॉब्लम में यूज करते हैं, ड्राई पाइल्स में यूज करते हैं, बी को ब्लीडिंग पाइल्स में यूज करते हैं। अब यहाँ बी जी को आप अल्टरनेट कर सकते हैं, बी और जी को इकट्ठा नहीं देना है, मैक्सिमम केस में हम इकट्ठा नहीं दे सकते। हालांकि दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कई कई बार दिया भी है मैंने सिस्टाइटिस यूटीआई वगैरह के केस में, लेकिन अल्टरनेट करके दें तो वो ज्यादा अच्छा है, एक फॉर्मूले में बी, एक फॉर्मूले में जी। अब ये तो हुआ कि भाई बी को जी के साथ, आर ई को वाई के साथ, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को हमने अल्टरनेट किया। लेकिन जब दो एक जैसी इलेक्ट्रिसिटी की बात आए और हमारा सिलेक्शन भी बनता है, जैसे हमें वाई भी देना है और जी भी देना है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हाँ, हम बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। वाई भी निगेटिव है, जी भी निगेटिव है, तो आप एक फॉर्मूले में वाई को यूज कर सकते हैं, दूसरे फॉर्मूले में जी को यूज कर सकते हैं। एक साथ इनको यूज नहीं करना है, लेकिन अल्टरनेट करके यूज किए जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब आर ई को जो है हमेशा हम अलग से ही यूज करते हैं, बट डब्ल्यू को उसके साथ ऐड कर सकते हैं। लेकिन जी के साथ आप ऐड कर लिए डब्ल्यू ई को, बी के साथ कीजिए, वाई के साथ कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी किसको किसके साथ अल्टरनेट कर सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो बाकी आर ई के साथ आप वाई को अल्टरनेट कर सकते हैं, आर ई के साथ आप बी को अल्टरनेट उतना नहीं होगा, लेकिन जी को कर सकते हैं। आर ई जी की अगर कंपैरिजन की बात करूं तो आर ई का बी के साथ अल्टरनेट करने में उतना जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो नहीं बनता है, और ना कभी सिलेक्शन आता है कभी डिजीज में। आर ई और बी का एक साथ सिलेक्शन बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, एक साथ तो देने ही नहीं है, अल्टरनेट करने की बात कर रहा हूँ। लेकिन आर ई को जी के साथ आपको, खासकर ज्वाइंट की सारी प्रॉब्लम में, क्रोनिक ज्वाइंट्स प्रॉब्लम जो होती है उनमें तो सभी में आपका सिलेक्शन बनेगा आर ई का और जी का। रेड इलेक्ट्रिसिटी भी पेन किलर की तरह काम करती है, और जी भी बोन पे काम करती है, ठीक है, इन्फ्लामेशन पे काम करती है, डिफॉर्मिटीज पे काम करती है, एक्स्ट्रा ग्रोथ पे काम करती है। तो यहाँ दोनों इनको आप अल्टरनेट करके यूज कर सकते हैं। तो क्रॉस भी कर सकते हैं वाई बी और आर ई जी, लेकिन आर ई को बी के साथ बहुत कम है। ठीक है, और
आर का तो वाई के साथ ही सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, लेकिन जी के साथ भी बन सकता है, बी जी को अल्टरनेट कर सकते हैं। बाकी डब्ल्यू को किसी के भी साथ लगाएं। ये आपको मैंने पांचों इलेक्ट्रिसिटी को कैसे यूज कर सकते हैं, और एक छोटी सी समरी तो मैंने पहले भी आपको बता दी थी, आज भी मैंने आपको बता दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, और क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो है बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है। ये चीज आपके कंठस्थ रहेगी, याद रहेगी, मेमोराइज रहेगी आपकी। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी को ऐड करना, इलेक्ट्रिसिटी को सेलेक्ट करना बहुत इजी जो है हो जाएगा। और इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे जो फॉर्मुलेशन हम बनाते हैं, और वहां पे सही इलेक्ट्रिसिटी अगर सेलेक्ट हो गई है तो उसका इफेक्ट भी उतना ही पॉजिटिवली और तेजी से आएगा। कहीं ना कहीं जो फॉर्मूला होता है उसको वो और तेजी से काम कराने का काम करती है, अपनी जो प्रॉपर्टी है उसकी वो तो है ही। तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रिसिटी सिलेक्ट करनी है। अब हम चलते हैं अपनी कंपाउंड रेमेडी के ऊपर। 38 हमारी ओरिजिनल रेमेडीज हैं जो हमने सारी कंप्लीटली प्लांट वाइज पढ़ी हैं। अब इसके अलावा कुछ कंपाउंड रेमेडी है, 22 बोलते हैं, लेकिन जब अगर मैं इनको नई पुरानी सारी कंपाउंड रेमेडी जोड़ूं तो ये लगभग 24-25 के आसपास जो है होती है, टोटल मिला के 22 से थोड़ा आगे चली जाती है। मतलब 60 रेमेडी जैसे बोलते हैं, तो उसमें दो तीन कुछ और एक्स्ट्रा रेमेडी ऐड कर दी गई है कुछ सीनियर लोगों ने ही। खैर जितनी भी हैं वो हम अभी देखेंगे मैक्सिमम कितनी हम कर सकते हैं इस सीरीज में। सबसे पहले जो रेमेडी अभी मैं आपको बता रहा हूँ वो है L2, जिसका हमेशा मैं आपके सामने जिक्र करता हूँ, और कंपाउंड रेमेडी में सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी है L2। सारी कंपाउंड रेमेडी जो है वो मिक्सचर है ओरिजिनल रेमेडीज का, और एक फॉर्मूला की तरह काम करती हैं। इनके साथ दूसरी रेमेडी भी ऐड करी जा सकती है, दूसरी रेमेडी ऐड करके और आप बहुत अच्छा फॉर्मूला इनके साथ बना सकते हैं। वो भी मैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और जो प्रॉपर्टीज है वो आपको बताते जाऊंगा। अभी आप लोग सुनेंगे, जो लिखना चाहे वो लिख सकते हैं, बाकी बाद में आप वीडियो को धीरे धीरे देख के, धीरे धीरे समझ के, और आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं कौन सी चीज को हम कैसे यूज कर रहे हैं। जैसे L2 की मैं बात करूं तो S1 L1 A3 इसमें तीन रेमेडी का यूज किया गया है, और तीनों मेडिसिन की प्रॉपर्टी इकट्ठी होके जो रेमेडी बनती है वो L2 है। S1 40%, L1 30% और A3 20%, इस रेशियो में मिक्स करके इसको हम बना सकते हैं। कौन सी रेमेडी आपके पास बनी होनी चाहिए हर टाइम इन कंपाउंड रेमेडी में से? 38 ओरिजिनल का D3 तो हो ही गया आपके पास, इनके भी D3 आपके पास बने होने चाहिए। भले ही चाहे आप 10 ml की छोटी सीसी बना के रखें या 15 ml की सीसी बना के रखें, 30 ml मतलब उतना नहीं है आपके पास D3, तो कम से कम 10 ml 15 ml तो आप इनको बना के रखेंगे। कौन कौन सी बना के रखनी है वो मैं आपको बताते जाऊंगा। L2 आपके पास बनी होनी चाहिए हर टाइम, और बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। बहुत सारे यूज मैं इसके बता चुका हूँ, आज अगर मैं कुछ भी ना बताऊं इसके बारे में तो भी आपको लगभग इसका सभी पता है। आप इसे जॉइंट पेन में यूज कर सकते हैं, बोन पेन में यूज कर सकते हैं, ठीक है, हाई कोलेस्ट्रोल में यूज कर सकते हैं निगेटिव में जब आप देंगे इसको, और इसके अलावा आप इसको एनीमिया में यूज कर सकते हैं, लो प्लेटलेट में यूज कर सकते हैं पॉजिटिव में जब आप देंगे, एज ए मल्टीविटामिन यूज कर सकते हैं इसको, इसमें WE ऐड करके। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ कि L2 और WE को D4 में जब देते हैं, C4 ऐड करके, तो मल्टीविटामिन हो जाता है, और प्लस इम्यूनिटी बूस्टर भी हो जाता है। साथ में वर्वन को ऐड और कर सकते हैं तो वो इम्यूनिटी को भी बूस्ट कर देता है, और बाहर के जो वायरसेस वगैरह होते हैं वर्वन ऐड होने की वजह से उनसे वो बचाव भी करती है। तो L2 इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी बन के हमारे सामने आती है। L2 के बारे में हम पहले से ही बहुत कुछ जानते हैं, तो L2 के बारे में एक्सक्यूज मी सर। हेलो सर मैं कह रहा सर L1 में 30% आएगा 40% आएगा सर इसमें L2 बनाते वक्त? L2 हाँ 40 आएगा, टोटल 100 बैठेगा ना। 40 आएगा ना सर? हाँ, हाँ जी सर। तो इस टाइप से हम इनको बनाएंगे S1 L1 A3। ऐसे ही आप S2 L1 A3 भी बना सकते हैं, जो मैंने आपको बताया कि आपको रखना ही अपने पास बना के। वो कहीं रजिस्टर्ड तो नहीं है एज ए कंपाउंड रेमेडी, लेकिन अच्छा कॉम्बिनेशन है वो भी। और
कुछ जगह बहुत अच्छा काम करता है, जो जो यूज मैंने आपको उसके बताई है ऑलरेडी, गोल ब्लेडर में, लीवर में। और जहाँ पे S1, किसी किसी को S1L1 A3 से प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, उसका टेम्परामेंट अगर सेंगुइन है तो। लेकिन A3 ऐड होने के बाद होती नहीं है, क्योंकि सेंगुइन की रेमेडी A3 इसमें ऐड हो गई। और L1 जो है वो ब्लड और लिम्फ दोनों के बीच में, यानी कि लिम्फेटिक और संगाइन दोनों टेम्परामेंट के बीच में काम करने वाली रेमेडी है, तो ये उसको मैनेज करके चलती है। खैर कोई नहीं, आप इसको एज इट इज ऐसे ही बना के रखेंगे। S2L1A3 आप बना के रखें ना रखें वो डिपेंड करता है, लेकिन कंपाउंड रेमेडी का जब हम बात करेंगे तो इसमें ये रेमेडी जरूर निकल के आती है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब जो है एस ग्रुप को मैं स्टार्ट करता हूँ। एस ग्रुप की कौन कौन सी कंपाउंड रेमेडी है? तो एस ग्रुप में पहली कंपाउंड रेमेडी है S4, ठीक है, स्क्रोफलोसो 4। कंपाउंड मतलब ओरिजिनल नहीं है, मिक्स करके बनी है। तो S2 और वेन 1 को इसको मिला के बनाया गया है। और इसको हम S2 का क्रोनिक भी बोलते हैं, जहां पे आपको समझ में आए कि S2 हमें देना है और क्रोनिक डिजीज है, मतलब S2 का सारे के सारी चीजें वहां पे फिक्स हो रही हैं। S2 के जितने भी S2 के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेट बैठ रही हैं पेशेंट की, लेकिन क्रोनिक है। तो S4 को S2 का क्रोनिक ही बोला जाता है। जहां पे S2 का सिलेक्शन आपको करना है वहां पे वेन 1 भी ऐड कर दें, तो ये जो है S2 की सारी जो प्रॉब्लम है उनको ये सही करने का काम करती है। अब ये कौन कौन सी प्रॉब्लम है, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? तो इसको आप देखो, यूटीआई में यूज करते हैं, बर्निंग सेंसेशन कहीं देखने को मिलता है यूटीआई के साथ में। एक फॉर्मूले में S6, एक फॉर्मूले में S2, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। गोनोरिया में आप यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। और स्कैंटीमेंसिस में यूज किया जा सकता है। यूरिन में एल्बुमिन आ रहा है, फर्स्ट सेल आ रही है, वहां पे आप यूज कर सकते हैं। और गोल ब्लेडर में की प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं, गोल ब्लेडर में पेन है वहां पे यूज कर सकते हैं। इसको 200 में आप देंगे, साथ में C2 ऐड कर देंगे, तो गोल ब्लेडर के पेन को काफी हद तक ये रिलीव कर देता है। बेड वेटिंग में यूज कर सकते हैं, C17 आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो आप बेड वेटिंग की बहुत अच्छी रेमेडी ये बन जाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड पे काम करती है। इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन पे S4 बहुत अच्छे से काम करती है। ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन में काम करती है। और जितनी भी वेनेरियल डिजीज है, क्योंकि इसमें 50% वेन 1 भी है, वहां सब जगह आप S4 का यूज कर सकते हैं। या आप समझो किसी भी कॉम्बिनेशन में S2 वेन 1 को आप ऐड करेंगे, साथ में जो और सिलेक्शन बनता है, इलेक्ट्रिसिटी भी ऐड करनी पड़ेगी, तो वो आपका S4 आपके पास हो गया। इसको आपको बना के रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों रेमेडी इक्वल क्वांटिटी में ऐड करी गई है। जिस फॉर्मूले में दोनों मेडिसिन इक्वल क्वांटिटी में है, उसको ऐसे पहले से ही बना के रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि मान लो एक फॉर्मूला आपने बनाया S2L1A3 और वेन 1G सपोज, और सबको इक्वल मात्रा में मिला दिया, तो S2 वेन 1 भी तो इक्वल में हुए ना, तो आप इसका S4 उसमें ऑलरेडी बन गया, ठीक है। तो इसको ऐसे बना के रखने की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं। S7 में S1 और A1 है, ये अच्छी रेमेडी है। और S1 एंड A1, हाँ। अब S1 की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और A1 की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? और जैसे S1 जो है पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे काम करता है, नर्वस सिस्टम पे भी। S1 तो सभी जगह काम करता है, ब्लड और लिम्फ पे भी काम करता है। और A1 क्या, आर्टरीज पे काम करता है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन पे काम करता है, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट काम करता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करता है। तो इस इन दोनों की कंबाइन प्रॉपर्टी को ये यूज करेगा, ठीक है। S7 और RE को जब आप पॉजिटिव में देते हैं, यानी कि S1A1RE, ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। तो S7 और RE को जब आप पॉजिटिव में देते हैं, D4 में देते हैं, तो लो ब्लड प्रेशर की सबसे अच्छी रेमेडी ये होता है। इससे बढ़िया कोई मेडिसिन लो ब्लड प्रेशर की नहीं हो सकती है। इसका बीपी लो रहता है कंटिन्यूस। बहुत सारी लेडीज हैं एनीमिया में भी जो रहती हैं, उनका ब्लड प्रेशर कंटिन्यूस जो है 100 से नीचे रहता है, मतलब 100/65 या 100/70 ऐसे देखने को मिलेगा, या 90/65 या 90/60 जैसी कंडीशन में लगातार घबराहट उनको बनी रहती है, और चक्कर आने जैसी कंडीशन लगातार वहाँ पे चलती रहती है। कई बार विजन में भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो वहाँ पे जब आप S1A1RE मतलब S7RE के ग्लोबिल D4 में बना के उनको दे दो, कंटिन्यूस एक हफ्ते में इतने अच्छे तरीके से मैनेज होगा कि लगभग नॉर्मल कंडीशन वहाँ पे आ जाती है। इतनी अच्छी रेमेडी है लो ब्लड प्रेशर की है।
इवन एनीमिया भी है तो आप इसको इसमें C4 ऐड करके दे सकते हैं, तो ये जो है उसको भी काम करेगा, क्योंकि C4 बोन मैरो पे काम करती है और वहीं पे आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, और वहीं से आप देखेंगे कि जो है हीमोग्लोबिन जो है बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा बहुत तेजी के साथ। S8, S1 और A3, यहाँ पे S1 के साथ A3 को ऐड किया गया है। अच्छा, S7 की मैं कुछ प्रॉपर्टी आपको बताऊं, लो बीपी के अलावा इसको इम्पोर्टेंसी में यूज कर सकते हैं। एमेनोरिया की बहुत अच्छी रेमेडी है, मैंने पहले फॉर्मूला भी बताया था आपको, जहाँ पे S1 C1 A1 WEN1 RE को मैंने बताया था D4 में देने से एमेनोरिया की जो कंडीशन होती है उसको ये करेक्ट करता है, बहुत जल्दी से करेक्ट करती है ये कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरालिसिस में यूज कर सकते हैं जब ब्लड प्रेशर लो रहने की कंडीशन हो रही है। कोल्ड एंड कोराइजा में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। हालांकि S8 उससे भी अच्छे तरीके से काम करता है। याद हो आपको मैंने बताया था S1 C1 A3 वाला जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया था, साथ में RE ऐड किया था हमने तो वहां पे कोल्ड कोराइजा पे अच्छे तरीके से ये काम करता है, मैनेज करता है। लेकिन S1A1 को भी आप यूज कर सकते हैं वहां पे, और S1A1 भी काम करेगा, लेकिन S8 ज्यादा अच्छे से काम करता है, जो सेकंड वाले फॉर्मुलेशन में इसके बाद मैंने आपको बताया हुआ। S8 में S1 और A3 इक्वल क्वांटिटी में है, और S7 में A1 को कम थोड़ा रखा गया है, S1 को ज्यादा रखा गया है। तो इन दोनों को ही बना के रखने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं, क्योंकि S8 में तो S1A3 है, और S8 के सारे काम L2 कर सकता है। S1 L1 A3 है, सारे काम कर सकता है। लेकिन जब आपको जैसे एनीमिक कंडीशन है वहां पे L2 अच्छे से काम कर सकता है। ठीक है, और इसके अलावा भी जो एसिड की प्रॉपर्टी है वो सारी, जैसे आरबीसी का फॉर्मेशन, डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट में काम करेगा। S5 ऐड करना होगा आपको, जब भूख की कमी हो तो S5 को ऐड करना जरूरी है, S5 के बिना नहीं बढ़ेगी, RE को ऐड करना जरूरी है। तो L2, S5 और RE भी भूख बढ़ाने का काम करेगा, लेकिन क्योंकि L2 में A3 थोड़ा कम है, तो जब आप S8 को देंगे भूख कम होने की कंडीशन में, एपेटाइट लो एपेटाइट में, तो L2 के बजाय S8 ज्यादा अच्छे से काम करेगा, लेकिन S5 और RE भी उसमें इक्वल क्वांटिटी में वहां पे होने चाहिए। इसके अलावा नर्वाइन पेन में काम करेगा। ये नर्वाइन पेन में जो है S1A1 भी काम करता है, लेकिन A3 ज्यादा अच्छे से काम करता है, क्योंकि A3 कहीं ना कहीं ब्लड वेनस और आर्टियल दोनों सर्कुलेशन पे वहां पे काम करता है। इंसोमेनिया में आप यूज कर सकते हैं S8 को, S1A3 को, वर्वन-Y आपको फिर उसमें वहां पे ऐड करना होगा। ये सब चीजें मैंने आपको बता रखी है पहले ही, कि वर्वन-Y को यूज करने से, C1 वर्वन-Y को यूज करने से जो है नींद आने लगती है, सिर में जो हेडेक की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाती है। तो L2 के साथ, यानी कि S8 की बात करें S1A3, तो S1L1A3 भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि आप S10L1A3 के साथ C1 वर्वन-Y यूज कर ले, या L2 के साथ C1 वर्वन-Y यूज कर ले। इवन S7 के साथ भी C1 वर्वन-Y यूज करेंगे तो A1 के साथ भी और A3 के साथ भी, दोनों कंडीशन में C1 वर्वन-Y जो है वो माइंड को रिलैक्स करने का काम करता है, हेडेक को ठीक करने का काम करता है, नींद को रेगुलेट करने का काम करता है। तो हाइपोथैलेमस के थ्रू वो चीजों को मैनेज करके ये सारी जो चीजें हैं उनको बैलेंस करने का काम करता है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो रेमेडी है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, अगर मैं सीधा सीधा बोलूं तो हम किसी, ठीक है, मेडिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग और सिम्टम हमें लेने होते हैं, और मेडिकल कंडीशन भी लेनी होती है, पैथोलॉजिकल रिपोर्ट भी लेनी होती है, लेकिन हमारी जो रेमेडी है हमें सीधा ऑर्गन पे ही काम करना होता है। इसलिए तो जो है बोला जाता है कि आपको कम से कम बेसिक एनाटॉमी और फिजियोलॉजी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के साथ आना ही चाहिए, तभी जो है वो चीजें मैनेज करेगी। एक छोटा सा चार्ट भी मैं आपके ग्रुप में बना के दूंगा, एक ह्यूमन बॉडी का अलग अलग, कि किस पे कौन सी रेमेडी काम करिए। जैसे जैसे हमारी क्लास चलेगी आगे बढ़ती जाएगी, वो भी आप लोग अपने पास रखे, अपने क्लिनिक पे एक पोस्टर बना के उसका रख सकते हैं। एक हमारे जो 45 बॉडी पॉइंट्स हैं, जिनकी क्लास अभी हम स्टार्ट करेंगे, ये कंपाउंड रेमेडी फिनिश होने के बाद में 45 जो बॉडी पॉइंट्स, एक्सटर्नल एप्लीकेशन कहाँ कहाँ कौन सी हम लगा सकते हैं, उसका भी एक जो चार्ट है वो आपको
बना के क्लिनिक पे रखना है। तो ये चीजें से मतलब एक फर्स्ट अपीयरेंस जो है, फर्स्ट फिजिकल अपीयरेंस जो है आपके क्लिनिक में घुसने के बाद किसी भी पेशेंट को या किसी भी एक्सटर्नल बॉडी को लगना चाहिए कि वो रियल में इलेक्ट्रोमियोपैथिक क्लिनिक में ही एंटर हुआ है। और वो सारी चीजें, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है, जैसे जैसे उसकी चीजें चारों तरफ पड़ेगी वो बहुत श्योर हो जाएगा कि ये अपनी साइंस में ही काम कर रहे हैं, अपनी साइंस पे फेथ है इनका। और इतने पोस्टर लगे होने की वजह से ये भी सीधा सीधा क्लियर माइंड में हो जाएगा कि हाँ ये सब अपनी पैथी के बारे में अच्छे से जानते हैं, और हमें जानना चाहिए भी, हमें पता होना भी चाहिए उसे। तो इस टाइप से आप एसेट को यूज कर सकते हैं। इसको भी बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी आप 50-50 में लगभग बना ही सकते हैं। S9 बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है, S5 और F1, और 50% में दोनों ऐड है। इसको भी आप चाहे तो बना के ना रखें, लेकिन S5 L1A3 और उसमें जब F1 इक्वली ऐड हो जाएगा तो बहुत अच्छे से वो काम करता है। लेकिन S5 F1 को आपको टेबल पे बना के रखने की जरूरत नहीं है। केवल मैं बता तो सभी को रहा हूँ, लेकिन जो मैं आपको रेमेडी बोल रहा हूँ कि आपके पास बनी होनी चाहिए, उसको आप बना के रखें। अभी तक मैंने L2 को कहा है, L2 आपको बना के रखना है। L2 के अलावा आपको S9 की बात करें, S5 F1 इसको भी बना के नहीं रखना है। लेकिन इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये लीवर पे काम करती है, मसल पेन पे काम करती है। जब इसमें C4RE ऐड हो जाएगा तो ये बोन पेन पे भी काम करती है, ठीक है। और गैस्ट्राइटिस की बहुत अच्छी रेमेडी है। गैस्ट्राइटिस में, और जो स्टमक में पेन होता है, कोलिक जिसे बोलते हैं, कोलिक की बहुत अच्छी रेमेडी बनती है ये S9। बस इसके साथ आपको वर्वन और वाई ऐड करना होगा। S5 F1 इसमें ऑलरेडी है, S5 F1 वर्वन और वाई, ये भी चारों रेमेडी ऐड हो जाती हैं। थोड़ी क्वांटिटी में चाहे तो आप L1 को ऐड कर सकते हैं, लेकिन नहीं भी करेगा तो चलेगा। S5 F1 वर्वन वाई मतलब S9 वर्वन वाई अपने आप में स्पाज्मोडिक पेन को बहुत जल्दी से रिलीव करने वाली रेमेडी होती है। और आप इसको देंगे D4 में ग्लोब्यूल बना के देंगे, ये आप लिख के रख सकते हैं कहीं। ये रेमेडी बहुत अच्छी है, लेकिन केवल S9 नहीं, आप पूरा बना के रखें। पहले भी मैंने आपको बताया था, S5 F1 वर्वन वाई को आप जो है RS में D4 में बना के रखें अपने पास। और जैसे ही कोई पेशेंट आए उसको आप ग्लोब्यूल D4 के बना के दे दें। और वो ग्लोब्यूल को डायरेक्ट ना ले, थोड़ा घोल के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे एक कप किसी को स्टमक में पेन हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो 1 कप पानी में वो उसकी 2-3 जो ग्लोब्यूल है D4 जो आपने बना के दिया उसको घोल के, और सिर्फ धीरे धीरे करके उस 1 कप पानी को पिएगा, तो 5 से 10 मिनट में पेट में जो है आराम हो जाता है। 60 में जो मैंने आपको कॉम्प्रेस बता रखा है, A2S5 वर्वन वाई को आप स्टमक पे अप्लाई करा देंगे, 2 बूंद उसकी अम्बिलिकल में भी आप डाल देंगे, नाभि में डाल देंगे, तो बहुत जल्दी ही 5-7 मिनट में पेन कवर हो जाता है। 90% केसेस में पेट का दर्द जो है ठीक हो जाता है दोनों चीजों से। तो एब्डोमिनल पेन की बहुत अच्छी रेमेडी है। कॉन्स्टिपेशन में भी ये रिलीफ करती है। यूरिनरी प्रॉब्लम पे भी स्पाइनल कोड पे आप इसको एक्सटर्नल लगा सकते हैं, S5 F1 C4, ठीक है। A1RE वही फॉर्मूला जो मैंने आपको बता रखा है स्पाइनल कोड पे अप्लाई करने का, तो वो S9 से बन सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट रेमेडी की, वो है S30। इसको आपको बना के रखना है ये, क्योंकि डायबिटीज की रेमेडी है और केवल डायबिटीज के लिए ही इसका यूज है। बहुत सारी बुक में आपको ये मिलेगी भी नहीं, क्योंकि ये मॉडर्न डे में बनी है। और जो NL सिन्हा जी थे उन्होंने इसको बनाया था। S13 में S6 है 35%, F1 है 30%, W है 30%, W है 30%, और C17 है 5%। और ये भी D4 में यूज करना है। D4 में इसके ग्लोब्यूल आपको देने हैं पेशेंट को, और पेशेंट को 1 गिलास में उसको बोलना है कि 5-7-10 ग्लोब्यूल, या सीधे D4 की 10 बूंद जो है गिलास में घोल लेनी है, और वो धीरे धीरे वो ग्लास जो है पीना है। ऐसे दिन में 2 बार उसको पी लेना है, 2 गिलास, खाना खाने के पहले भी या बाद में भी, 1 घंटे के डिफरेंस से। ऐसे जो है, ये जो डायबिटीज बहुत हाई हुई रहती है, किसी की 350, 350 से ऊपर या 300 से ऊपर देखने को मिलती है, तो वहां पे कुछ दिन में ही ये डायबिटीज को कंट्रोल कर देता है। साथ में जो फॉर्मुलेशन आपको चलाने, या कोई डायबिटिक ड्रॉप आपके पास है वो चलाते रहिए।
लेकिन S13 को ऐसे देने से ये प्रूव्ड रेमेडी है, और इसको आप अपने पास बना के रखें। D4 में बना के ग्लोबुल आपको देने हैं, तो D4 में RS में इसकी 30 ml की शीशी आप अपने पास हमेशा जो है बना के रखें। कोई पेशेंट आपके पास आया, उसने मेन जो डिजीज है वो डायबिटीज नहीं बताई आपको, उसने अपने जॉइंट पेन के लिए आपके पास आया वो, या हाई ब्लड प्रेशर के लिए आपके पास आया है वो, ठीक है, और या किसी भी दूसरी कंडीशन के लिए आया है, और उसके बाद में वो आपको बताता है कि उसको डायबिटीज भी है, तो आप उसकी मेन रेमेडी बनाएं जो प्रॉब्लम वो लेके आया था उसकी, और उसको S13 की आप D4 की ग्लोबुल बना के दे दें, और इस तरीके से लेने के लिए बोले तो डायबिटीज भी उसकी कंट्रोल रहेगी, और मेन फॉर्मुलेशन आपने उसको दे दिया। तो S13 जो ड्रॉप है उसको आप अपने पास बना के रखें, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी रेशियो में इसको बनाना है जैसे मैंने अभी ऐड करके रखा है। और ये डायबिटीज के लिए मोस्टली इसका यूज करते हैं, लेकिन जब ये डायबिटीज क्योंकि एक डिसऑर्डर है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो ये डायसूरिया, UTI, किडनी पेन, ठीक है, यूरिनरी प्रॉब्लम जो डायबिटीज के पेशेंट को रहती है, उनको भी ये साथ के साथ मैनेज करता है। तो इस टाइप से S13 को आप अलग अलग प्रॉब्लम में, अलग अलग डिसऑर्डर्स में, लेकिन मेन प्रॉब्लम रहेगी आपकी डायबिटीज, डायबिटीज से रिलेटेड सारी चीजें वो मैनेज कर लेगा। तो इस तरीके से आप इसको ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने में यूज करेंगे, और करती है, और काफी बार इसको प्रूव किया जा चुका है अलग अलग जो है ग्रुप में। मतलब ऐसा किसी भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की विचारधारा को मानने वाले, किसी भी डायल्यूशन में काम करने वाले लोग जो है S13 की इस प्रॉपर्टी को कभी नहीं नकार सकते हैं, ये हमेशा काम करती ही है। डायबिटीज के कोई भी फॉर्मूले कैसे भी आपने देखे होंगे, वहाँ कम और बेश यही कॉम्बिनेशन S13 वाला ही आपको देखने को मिलता है, और इसी कॉम्बिनेशन में ये इफेक्टिवली काम करती है। अब हम बात करते हैं, ये S ग्रुप की सारी हमारी कंपाउंड रेमेडी हो गई जो हमने अभी देख ली। ओरिजिनल रेमेडी हम पहले पढ़ ही चुके हैं, S1, S2, S3, S5, S6, S10, S11 एंड S12। आज हमने जो देखी है S4, S7, S8, S9 और S13, इसकी कंपाउंड रेमेडी मतलब कॉम्बिनेशन रेमेडी, जो दूसरी रेमेडीज को भी साथ में ऐड करके बनाएंगे। अब हम ए ग्रुप की रेमेडीज की बात करते हैं। ये भी बहुत सारी बुक्स में नहीं दी गई है, बहुत सारी बुक्स में A1, A2, A3 लिखा गया है, लेकिन A4 और A5 दो ए ग्रुप की भी कंपाउंड रेमेडी है। जब A4 की बात करते हैं तो A1 और B का कॉम्बिनेशन है, इसमें B 90% है और A1 10% है। ऐसा बहुत सारे लोग जो है अपनी वीडियोस में और क्लासेस में जो है बताते हैं कि भाई B को 90% और A1 को 10% में यूज करने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, लेकिन एक्चुअली वो ये नहीं बताते कि ये A4 है, A4 का कॉम्बिनेशन है, और ये कंपाउंड रेमेडी है। जो जब आप 60 रेमेडीज कहीं से मंगाते हैं, किसी को बोलेंगे कि 60 रेमेडी मुझे देनी है, 38 ओरिजिनल और 22 कंपाउंड, तो उसके साथ भी आपको A4 जो है मिलती है। तो इसको आप हाई ब्लड प्रेशर में यूज कर सकते हैं, कहीं पे आर्टियल ब्लीडिंग देखने को मिल रही है वहां पे इसका यूज कर सकते हैं। एक्सेस ब्लीडिंग कहीं भी हो रही है, जैसे A1B का 10th डायल्यूशन में बोलता हूँ, तो आप चाहे तो A4 बना के रख सकते हैं, जहाँ पे A1 10% में रहेगा, B 90% में रहेगा। जब आप इसका 10th डायल्यूशन देंगे तो ये जो है एक्सेस ब्लीडिंग कहीं से भी किसी भी कंडीशन में हो रही है उसको ये रिलीफ करने का काम करेगा। साथ में एंजाइना पेक्टोरियस की भी अच्छी रेमेडी है ये, क्योंकि हार्ट पे बी काम करता है, A1 भी आर्टियल सर्कुलेशन पे काम करता है, और एंजाइना में मैक्सिमम ब्लड प्रेशर हाई ही रहता है, उसको भी ये कम करने का काम करता है। और बर्निंग सोल की बहुत अच्छी रेमेडी है। ऐसे केस बहुत सारे आपके पास आएंगे जो बोलेंगे उनके तलुओं में बहुत ज्यादा जलन रहती है, तो आप जो है A4 को अपने पास बना के रखिए। A5 को तो चाहे ना भी रखें, ये उसके बाद की रेमेडी है, लेकिन A4 को आप बना के रखें। ये आपको, आपके पास वर्टाइगो का केस आता है, मैं बता रहा हूँ इसके बहुत इंपॉर्टेंट यूज। A4 को आप बना के रखें। कोई आपके पास वर्टाइगो का केस आता है चक्कर आने वाला, उसको आप दे दीजिए D10 में बना के। ब्लीडिंग वाला आता है उसको D10 में आप बना के दे दीजिए, इसको काम करेगी, 100% काम करेगी। ब्लीडिंग पाइल्स का आता है कोई आपके पास, आप दे दीजिए D10 में, कोई भी फॉर्मुलेशन दे दीजिए और A4 को अलग से दे दीजिए,
हाई ब्लड प्रेशर वाला आता है उसको आप दे दीजिए D30 में दे दीजिए, या D10 में भी चलेगा, D30 में देंगे और अच्छे से काम करेगी। हालांकि S7 जो S7 में भूल गया, S7 के साथ जब वाई ऐड हो जाता है तो ये भी ब्लड प्रेशर को लो करने की अच्छी रेमेडी है। और 38 डायल्यूशन में या पोटेंसी में जब आप देते हैं तो ये ब्लड प्रेशर को लो करता है और हाई बीपी के बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन ये बन जाता है। ठीक है, तो बर्निंग सोल किसी को हो रहा है, ठीक है, तो उसमें आप S4 को दे दीजिए, और D6 में दे दो तो भी काम करेगा, D10 में दे दो तो भी काम करेगा। D8 में नहीं देना है। D8 आपको अगर आप देखेंगे तो D8 एक तरीके से न्यूट्रल जो है D5 की तरह बन जाता है, तो कुछ लोग D8 को निगेटिव की तरह भी यूज करते हैं, लेकिन D8 का मैंने देखा है, D8 का रिजल्ट निगेटिव मान के चलेंगे तो कभी नहीं आएगा। D10 का आएगा, D7 का भी आएगा, और D6 का भी आता है। D6 तो मोस्टली यूज करते ही हैं। खैर वो तो मैंने पहले भी आपको बताया था, और एक बार और भी मैं बता दूंगा कि डी जनरेटिव में कौन सा यूज करना है, ठीक है, और क्रोनिक कंडीशन में क्या यूज करना है। पहले भी मैंने आपको जो स्टार्टिंग की क्लासेस थी, कुछ डेमो क्लासेस हमने शुरू में रखी थी, 3-4 क्लास, उसमें सब में था वो। तो इस तरीके से आप A4 को अपने पास बना के रखें। तो A4 को भी आपको अपने पास बना के रखा है। अब तक मैंने 3 रेमेडी आपको बताई है जो बना के रखनी है, L2, S13 और A4। A5 में B और A3 है, इसको बनाने की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। ये भी लगभग लगभग A4 की तरह तो काम करता है, लेकिन हाई बीपी में ये उतना काम नहीं करेगा। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है या लो रहता है, या नॉर्मल रहता है या थोड़ा 5-7-10 पॉइंट ज्यादा है, उसको नॉर्मली मान के चले आप, लेकिन एंग्जाइटी है, ठीक है, घबराहट बनी रहती है, एंग्जाइटी बनी रहती है, तो हार्ट रेट जो है वो हाई रहती है, हार्ट रेट आप देखेंगे उनकी तो 90 से ऊपर मिलेगी, तो वहां पे आप जो है A5 का यूज करिए। A5 का यूज करिए आप निगेटिव में, हार्ट रेट बढ़ी है, ठीक है, एंग्जाइटी बनी हुई है, तो आप जो है थोड़ा नेगेटिव में D6 में यूज करिए, ये मैनेज करेगा। और पॉजिटिव में देने से ये प्लेटलेट को बढ़ाने का काम करता है। मैंने पहले ही बताया था कि L2 और B प्लेटलेट को बढ़ाने का काम करते हैं। L2 में क्या है, A3 है, तो जब आप इसको A5 की बात करें तो A3 भी है, प्लेटलेट भी बढ़ाने का काम करता है, ठीक है, हार्ट की प्रॉब्लम भी ये सोल्व करने का काम करता है। और आप इसका D4 बना के हार्ट पे अप्लाई करेंगे तो भी एंजाइटी को एक्सटर्नली भी रिलीफ प्रोवाइड करने का काम करता है, रिलीफ करता है। किसी का हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, ठीक है, धड़कन बढ़ी है, उसको एंजाइना भी हो रहा है, इवन हार्ट पेन भी आप देखने को मिल रहा है, तो भी आप A3B का जो D4 का कॉम्प्रेस होता है उसको हार्ट के एरिया पे कुछ बूंदे डाल के मसाज करेंगे, थोड़ा सा मालिश करेंगे, तो वहाँ पे रिलैक्स इफेक्ट जो है ऐड करके देता है आपको। तो इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी दोनों तरीके से ये हार्ट की रेमेडी है। C5 भी अच्छी रेमेडी है, क्योंकि हार्ट एक तरीके से वही मसल से ही तो बना है, मसल्स ही तो है, तो C5 मसल्स पे बहुत अच्छा काम करता है। भाई मैं पहले भी आपको बताया था कि L2 के साथ अगर आप C5 ऐड करते हैं तो जो मसल पेन होता है, ऑल ओवर बॉडी का पेन होता है, मतलब L2 के साथ मैंने बताया था, L2 के साथ आप F1 ऐड कर दीजिए और C5 ऐड कर दीजिए। बहुत ज्यादा पेन की कंडीशन है तो RE भी ऐड कर सकते हैं, W भी ऐड कर सकते हैं, या L2 F1 RE या L2 F1 WE, और WRE में से कोई भी एक, जो भी आपको सही लगे, और साथ में C5। इसको जब आप देंगे तो ये बॉडी पेन जो है, जो होता है मसल के लेवल पे कई बार देखने को मिलता है, स्टिफनेस देखने को मिलती है, उसको ये रिलीव करता है। कोरोना में भी बहुत यूज किया है, मैंने भी यूज किया है इसका, जब बॉडी पेन क्योंकि बहुत ज्यादा था वहाँ पे। तो किसी भी कॉम्बिनेशन में, खासकर L2 वाले कॉम्बिनेशन में, ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए P1, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए WE, पेन के लिए F1, बुखार के लिए F1, पेन के लिए C5, ठीक है, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन बना के दिया गया, तो ऑक्सीजन लगभग लगभग सारे सिम्टम इसने सबसाइड किए। साथ में फीवर का कॉम्बिनेशन जो आपको बताया था मैंने, उसको D10 में ग्लोब्यूल, ठीक है। अभी भी जो है कोरोना कम नहीं हुआ है, बहुत सारे केसेस आ रहे हैं सब जगह, हमारे छोटे से स्टेट में भी 400-500 केसेस डेली पे पहुंच रहे हैं, तो अभी भी आपको पेशेंट जो है मिल सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन आप दीजिए। सिम्टम थोड़े अलग हैं, किसी को कोल्ड के दिख रहे हैं तो आप कोल्ड वाला फॉर्मूला उसको दे दीजिए, साथ में L2 वाला आपको जरूर देना है, ठीक है। तो ये हमारा
A4 हो गया, A5 हो गया, तो ये हमारे कॉम्बिनेशन हो गए ए ग्रुप के। अब एक रेमेडी और मैं आपको बता देता हूँ आज, सी ग्रुप का इंपॉर्टेंट रेमेडी है, बना के रखनी है आपको। C7, C7 में आपका A2 और C5। यहाँ पे A2 है 35%, C5 है 65%। अब इसके बहुत ज्यादा यूज है, क्रोनिक हेमोराइड्स जहाँ पे C4 काम नहीं कर रहा है, A2 C5 और Ven1 G और F1, इसको यूज कीजिए आप। क्रोनिक हेमोराइड्स 3rd डिग्री 4th डिग्री के जो पाइल्स हैं उनको ये सही करने का काम करता है। वेरिकोज वेन की बहुत अच्छी रेमेडी है, आप बी और जी का यूज करिए। A2C5 Ven1 G एक कॉम्बिनेशन में रखिए, साथ में दूसरे फॉर्मुलेशन में आपको देखिए S2 की जरूरत है या S5 की जरूरत है, उसके साथ आप जो है बी का सिलेक्शन करिए, क्योंकि बर्निंग सेंसेशन वेरिकोज वेन में काफी देखने को मिलती है, जो ब्लू इलेक्ट्रिसिटी से कवर हो जाती है, आराम से कवर हो जाती है। तो C7 को आप वेरिकोज वेन में यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छी रेमेडी है वेरिकोज वेन की। ठीक है, राइट साइडेड कोई भी पार्ट में पेन हो रहा है, खासकर शोल्डर में, ठीक है, या लीवर में या लेग में या हिप जॉइंट में, वहां पे सब जगह A2C5 काम करता है, जबकि इसके साथ आप A2S5 C5, ठीक है, और RE या जी कोई भी एक जब ऐड करते हैं तो ये अच्छा पेन किलर है, और बहुत अच्छे पेन किलर में आप जो है C7 को गिन सकते हैं। साथ में केवल यही नहीं, जब आप C7 के साथ में Ven1 G को ऐड करते हैं तो ये इन्फेक्शन को ठीक करता है, क्योंकि A2 आप जानते हैं इन्फेक्शन पे काम करता है, वेन्स पे भी काम करता है, और Ven1 G भी इन्फेक्शन की रेमेडी है, चाहे बॉइल्स है कहीं पे वहां पे काम करेगा, फोड़ा बना हुआ है कहीं पे, गैंग्रीन की बहुत अच्छी रेमेडी है C7, A2C5 Ven1 G, साथ में S5 भी ले सकते हैं। कहीं पे भी टिश्यू का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, सेल का डिस्ट्रक्शन आपको देखने को मिल रहा है, कहीं पे डिफॉर्मिटी देखने को मिल रही है, ठीक है, वहां सब जगह आप जो है A2C5 मतलब C7 काम करता है, लेकिन रेशियो ये होना चाहिए। और एक चीज हो रहा है, जब आप फॉर्मूला बनाएं तो आप चाहें तो इसी रेशियो में बना सकते हैं, लगभग लगभग सेट करके कि भाई A2 को इतना लेना है, C5 को थोड़ा उससे ज्यादा लेना है, तो और अच्छे तरीके से काम करता है फॉर्मूला। फॉर्मूले में ठीक है, फिलहाल तो मैं आपको लगभग लगभग वैसे ही बोल रहा हूँ कि भाई सारे फॉर्मूले आपको इक्वल क्वांटिटी में लेना है, लेकिन जब मैं आपको डिजीज के बारे में बताना शुरू करूंगा तब मैं आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस वहां पे कराता चलूंगा कि भाई इस रेमेडी को इतना लेना है, इसको थोड़ा ज्यादा लेना है, इसको सबसे ज्यादा लेना है, इसको सबसे कम लेना है। फॉर्मूला वैसे ही बनता है, क्योंकि सबको इक्वली लेना ठीक तो है, काम तो वो करता है, लेकिन कई बार हमें कोई जो मेडिसिन है वो बहुत डीप में भेजनी होती है डिजीज के अकॉर्डिंग, कि भाई वो डीप में जाके काम करे उस रेमेडी का जो, और कुछ रेमेडी ऐसी हैं जो सुपरफिशियली ऊपर ही काम करनी होती है, जल्दी रिलीफ लाने के लिए, जल्दी रिलीफ करने के लिए। तो उस तरीके से हम जो है सिलेक्शन करते हैं, L1 को कितना लेना है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को कितना लेना है, मेन रेमेडी जो निकल के आई है उसको कितना लेना है, इस टाइप से फॉर्मुलेशन बनते हैं। जब आप करेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो फॉर्मूले बनाने बहुत इजी आपको हो जाएंगे, और बहुत इजीली आप जो है सारी चीजें कर पाएंगे। वुंड्स को हील करने का काम करती है, कनेक्टिव टिश्यूज के जितने भी ऑर्डर हैं, डिसऑर्डर हैं, उन सबको ये रिलीव करती है, मतलब पेन है कहीं पे भी, लिगामेंट्स की प्रॉब्लम है कहीं पे भी, ठीक है, और इवन बोन पे रिलेटेड प्रॉब्लम भी C4 से आराम नहीं होता, कई बार C5 को देने से आराम हो जाता है। S5 के साथ ऐड करने से A2 S5 C5, ठीक है, Ver1Y को ऐड करने से स्किन की भी बहुत अच्छी रेमेडी बन जाती है। तो इस तरीके से C7 को यूज किया गया, और अलग अलग परसेंटेज जो है वो ऐड करी गई। इन परसेंटेज के आधार पे ही बहुत सारे फॉर्मुलेशन और बहुत सारी कंपनी जो है वो डायरेक्ट टू यूज वाले जो पेटेंट बना के देती है वो सब चलते हैं। ऐसे ही पेटेंट में सब इक्वली नहीं होता है, पेटेंट जो बनते हैं उनमें भी एक अच्छी कंपनी जो है वो पेटेंट पे जो डायरेक्ट यूज वाले हैं, D3PS को छोड़ दें, डायरेक्ट यूज वाले जो पेशेंट को सीधे दिए जा सकते हैं, उन पे सही फॉर्मुलेशन लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है। सही फॉर्मुलेशन लिखे, क्योंकि रेशियो तो कहीं ना कहीं कोई बताता नहीं है, और रेशियो ना ही बताया तो भी चलेगा,
क्योंकि रेशो से ही चीजें, फॉर्मूला जो है अच्छे इफेक्टिव सेट होता है कि किसको हमें कितना रखना है। तो ये हमारा C7 था। कंपाउंड रेमेडी में से हमने कुछ रेमेडी आज करी है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे मंडे। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। कुछ भी छोड़ के चलना नहीं चाहता हूँ मैं एक्चुअली। वैसे तो मैं चाहूँ तो कैसे भी स्टार्ट करके जल्दीबाजी से चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि सारी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए, टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं होती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमने आज करे हैं, कंपाउंड रेमेडीज। और फॉर्मुलेशन से पहले ये बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं। इनको समझने से फॉर्मूले बहुत अच्छे से समझ में आते हैं। फिर ये आपने समझ लिए, परसेंटेज को समझ ली, तो फॉर्मूले समझने भी इजी हो जाते हैं। चलिए, किसी को कुछ पूछना है तो पूछे जल्दी से। चलिए, कल मिलते हैं फिर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट। नाइट।